अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ़रूख कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इस वीडियो में अभी जो हमारे पेडागोजी पोर्शन पास पेपर्स रहते हैं वो आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारे कोशिश मैं करूँगा जितने मुझसे आज सॉल्व हो सके और विद एक्सप्लेनेशन। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। पहला जो क्वेश्चन पास पेपर्स में आया हुआ है वो ये है। ठीक है, थोड़ा मैं जूम कर दूं ताकि आपको नज़र आए। सो क्वेश्चन है, मिसेस समीना, अ ग्रेड 5 टीचर, prefers to use textbooks than other instructional material. What could be her reason for using it? तो मिस समीना है, वो एक टीचर हैं जो 5वीं जमात को पढ़ाती हैं और वो टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। बाकी जो तरीके हैं पढ़ाने के, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, उसके बजाय वो टेक्स्ट बुक ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो क्या रीज़न हो सकती है टेक्स्ट बुक यूज़ करने की? तो इसका सही जवाब बनता है, टेक्स्ट बुक्स contain most of the material they need to learn in the course. कोई भी टीचर टेक्स्ट बुक इसीलिए यूज़ करता है कि बच्चे ने उस क्लास में, उस जमात में जो कुछ भी सीखना होता है वो सारा कुछ टेक्स्ट बुक में मौजूद होता है। जो पेपर होना है वो टेक्स्ट बुक से होना है, जो कुछ बच्चे ने सीखना है वो टेक्स्ट बुक से सीखना है। सारा मटेरियल चूँकि टेक्स्ट बुक में होता है, इसलिए ज़्यादातर टीचर जो हैं वो टेक्स्ट बुक्स के ही बच्चों को पढ़ाते हैं। चलें, आसान सा क्वेश्चन है। Which of the following is not a function of educational psychology? कौन सा काम एजुकेशनल साइकोलॉजी का नहीं है? एजुकेशनल साइकोलॉजी के मुतालिक पहले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होती है, तालीमी नफ्सियात, ये हमें बताती है कि लर्निंग क्या होती है, लर्निंग का अमल कैसे मुमकिन होता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों की कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है, बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होती है, ये कुछ बताना साइकोलॉजी का काम है। और साइकोलॉजी से मज़ीद हम क्या काम ले सकते हैं? साइकोलॉजी से हम मज़ीद ये काम ले सकते हैं कि लर्निंग को समझकर, लर्निंग के प्रोसेस को समझकर हम अपनी टीचिंग को बेहतर बना सकते हैं। तो ये काम है। अब सवाल पूछा गया है कि कौन सा एजुकेशनल साइकोलॉजी का कौन सा काम नहीं है, तो वो ये जवाब है, टू डिफाइन द गोल्स फॉर विच एजुकेशन इज टू स्ट्राइव, कि तालीमी मकासद जो होते हैं उनका तयन करना। देखिए, तालीमी मकासद का तयन करना एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी का काम होता है। जो तालीमी फ़लसफ़ा जात होते हैं, हर तालीमी फ़लसफ़ा तालीम का एक अलग मकसद बयान करता है। हम कहते हैं ना कि भाई मेरी ज़िंदगी का ये फ़लसफ़ा है, मैंने ये क्यों किया, क्योंकि इसके पीछे मेरा फ़लसफ़ा है। तो फ़लसफ़ा अमूमन मकासद बताता है। तालीम के मकासद का तयन करना साइकोलॉजी का काम नहीं है। साइकोलॉजी में तो हम बच्चे की लर्निंग के प्रोसेस को समझते हैं, नफ्सियात को समझते हैं। एजुकेशन के मकासद जो होते हैं वो फ़िलॉसफ़ी तय करती है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ, साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी की बहुत सी डेफिनेशंस की गई हैं। ये जो लफ्ज़ है ना साइकोलॉजी, ये लफ्ज़ है ग्रीक, क्योंकि ग्रीक वो पहले लोग थे जिन्होंने इस सब्जेक्ट का आगाज़ किया, इस डोमेन का आगाज़ किया। साइकोलॉजी ग्रीक लफ्ज़ है, साइक या साइकी। ग्रीक में कहते हैं सोल को, रूह को, और लॉजी कहते हैं स्टडी। तो शुरू में जो यूनानी लोग थे वो इसे रूह का इल्म कहते थे, रूह। लेकिन आपको पता है रूह को डिफाइन नहीं किया जा सकता, रूह को देखा नहीं जा सकता, रूह का मुशाहिदा नहीं किया जा सकता, रूह को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो बाद में साइकोलॉजी की डेफिनेशन चेंज की गई और कहा गया इट इज़ द साइंस ऑफ माइंड।
इट इज़ द साइंस ऑफ माइंड। लेकिन आपको पता है जो माइंड है, हमारा जो जहन है, दिमाग की बात नहीं कर रहा, दिमाग तो एक जिस्म का हिस्सा है। दिमाग की वजह से जो प्रोसेस पैदा होता है, माइंड को भी हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, माइंड को भी हम डायरेक्टली स्टडी नहीं कर सकते। जो माइंड है, जहनियत है, उसको भी डायरेक्ट हम जज नहीं कर सकते। सो ये डेफिनेशन भी बाद में चेंज कर दी गई और एक न्यू डेफिनेशन उभरी, वो है साइंस ऑफ बिहेवियर। जी हाँ, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी रवैया जो होता है, हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, जब भी कोई माहौल में चेंज आती है, जब भी कोई इन्वायरमेंट में तब्दीली आती है, तो उस वक्त हमारा जो रवैया होता है, उस रवैये को साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो बिहेवियर है, जो रवैया है, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम स्टडी कर सकते हैं, उसका मुशाहिदा कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। सो बिहेवियर को स्टडी करके हम किसी शख्स की साइकोलॉजी, साइकी, नफ्सियात तक पहुंच सकते हैं, जहनियत तक पहुंच सकते हैं। सो इसलिए जो सही डेफिनेशन है वो साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है जी, बिहेवियर क्या होता है मैं इसको भी डिफाइन कर देता हूँ। सादा सी डेफिनेशन तो बहुत है, सादा लफ्जों में हम क्या कहेंगे? रवैया। बिहेवियर क्या होता है? माहौल में जब भी कोई चेंज आती है, जब भी कोई तब्दीली आती है, उसे कहते हैं स्टिमुलस। माहौल में आने वाली चेंज को हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस। जो आपको उकसाती है कि आप कोई रद्द अमल शो करें, जो आपको उकसाती है कि आप कोई रिस्पॉन्स शो करें, ये जो रिस्पॉन्स, रद्द अमल आप शो करेंगे, ये आपका बिहेवियर है। जी हाँ, बिहेवियर क्या है? माहौल में आने वाली तब्दीली के तई, तब्दीली के खिलाफ हम जो भी रद्द अमल शो करते हैं, वो हमारा बिहेवियर कहलाता है। सो साइकोलॉजी में बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे। तो अगला सवाल है, इंटेलिजेंस इज कंपोजिट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज वाज सजेस्टेड बाय। अब देखें ना, ये देखने में कितना अजीब और मुश्किल क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये है बड़ा आसान। सिर्फ कंसेप्ट और नॉलेज होनी चाहिए। वो क्या? इंटेलिजेंस, जहानत। ठीक है जी, जहानत की एक जनरल डेफिनेशन है जो चार्ल्स स्पीयरमैन, एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनके मुताबिक जो जहानत है, चार्ल्स स्पीयरमैन के मुताबिक जनरल इंटेलिजेंस, वो बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस की कि इंटेलिजेंस क्या है? सोचने समझने की सलाहियत है, ठीक है, एनालाइज करने की सलाहियत है, ये जनरल इंटेलिजेंस है। सिंगल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस उनकी नज़र में, चार्ल्स स्पीयरमैन की नज़र में, जहानत एक ही किस्म की होती है, जनरल इंटेलिजेंस, अमूमी जहानत। ठीक है जी, सोचने समझने की सलाहियत, कोग्निटिव एबिलिटी, ये। लेकिन चार्ल्स स्पीयरमैन के मुकाबले में जो गार्डनर थे, ठीक है जी, गार्डनर, यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है गार्डनर, ठीक है, इन्होंने, हॉवर्ड गार्डनर ने, हॉवर्ड गार्डनर जो थे, ये भी साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक नया कंसेप्ट पेश किया कि इंटेलिजेंस कोई एक तरह की नहीं होती, 9 अलग अलग तरह की मेंटल एबिलिटीज होती हैं जिनको आप जहानत कह सकते हैं। 9 अलग तरह की जहानत। ठीक है जी, एक होती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी जुबान का सही इस्तेमाल करना, जुबान का मौसर इस्तेमाल करना, जुबान का क्रिएटिव इस्तेमाल करना, ये जहानत किन लोगों में होती है? लिंग्विस्टिक जहानत। ये जो शायर होते हैं, अदीब होते हैं, जो बड़े बड़े मुकर्रर होते हैं, मुकर्ररीन होते हैं, उनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है,
वो लैंग्वेज को बड़ी ज़हानत से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। इसी तरह जो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस एक होती है, गार्डनर की नज़र में एक होती है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है जी, रियाजियाती ज़हानत। जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, वो लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स फार्मूला डेरिवेशन, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनाना, ये काम उनमें ये जहानत पाई जाती है। ठीक है। फिर इसी तरह ये गार्डनर कहते हैं कि बाज़ लोगों में म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस से मुराद ये है कि वो लोग जो हैं पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, म्यूजिकल पैटर्न्स बना सकते हैं, बीट्स बना सकते हैं, रिदम बना सकते हैं, मेलोडी बना सकते हैं। ये जो होती है ये बड़े बड़े म्यूजिशियंस, कंपोजर्स में होती है। फिर इसी तरह बाज़ लोगों में बॉडीली इंटेलिजेंस होती है। जैसे हम भी देखते हैं ना, बॉडीली इंटेलिजेंस में बयान कर देता हूँ। बॉडीली या काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इसे कहते हैं कि बाज़ लोग अपनी बॉडी को बेहतरीन तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे आम आदमी नहीं कर सकता। जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स की मिसाल लें, उनमें बॉडीली इंटेलिजेंस होती है, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है। वो अपनी बॉडी को इस लेवल तक यूज़ कर सकते हैं कि उस लेवल तक एक आम आदमी यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो तो ये जो गार्डनर का कंसेप्ट है कि इंटेलिजेंस कोई एक तरह की जनरल अमूमी इंटेलिजेंस नहीं है, जहानत कोई एक तरह की नहीं है कि बस बस ये बंदा ज़हीन है जी, सोच समझ सकता है, ज़हीन है, नहीं। जहानत की भी इकसाम है। जैसे हम देखते हैं ना, हमारे स्कूलों में, क्लासरूम में बच्चे, बाज़ बच्चे जो हैं वो खेलों में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं, तो उनमें उस किस्म की इंटेलिजेंस होती है। और बाज़ बच्चे जो हैं वो मैथ्स में, रट्टे वाले सब्जेक्ट में, याद करने वाली चीज़ों में वो ठीक नहीं होते, मैथ्स में बड़े तेज़ होते हैं। तो इंटेलिजेंस जो है वो मुरक्कब है 9 अलग ज़हनी सलाहियतों का, 9 अलग एबिलिटीज़ का। ये कंसेप्ट किसने दिया? गार्डनर ने, हॉवर्ड गार्डनर ने। ठीक है जी। थर्स्टोन ने जो आइडिया दिया था, वो उसमें उन्होंने 7 तरह की मेंटल एबिलिटीज़, उन्होंने कहा था कि जहानत में 7 तरह की एबिलिटीज़ आती हैं, जबकि 9 तरह की एबिलिटीज़ का जो आइडिया है वो गार्डनर ने दिया। ठीक है जी। तो चलें आगे चलते हैं। अच्छा, एग्जामिनेशन गिवन एट द एंड ऑफ द कोर्स, वो इम्तिहान जो आप कोर्स खत्म होने के बाद, सारा कोर्स सारा साल के बाद देते हैं, टू सी हाउ मच यू हैव लर्न, ये देखने के लिए कि आपने या बच्चे ने कितना सीख लिया है, बच्चा कितना सीख चुका है। वो कौन से टेस्ट हैं, वो कौन से एग्जामिनेशन? वो होते हैं अचीवमेंट टेस्ट। ये जो साल के आखिर में आप बच्चों से बोर्ड पेपर्स लेते हैं या बच्चों से एनुअल पेपर्स लेते हैं, ये किस लिए होते हैं? ये देखने के लिए कि पूरे साल में, पूरे कोर्स में, पूरे एकेडमिक ईयर में बच्चे ने क्या कुछ सीखा है, क्या कुछ अचीव किया है। तो ये क्या होते हैं? अचीवमेंट टेस्ट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज बेल इन पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग? ठीक है जी। तो बेल जो है, पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग में बेल क्या चीज़ है? तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि आपको इसका आइडिया भी हो जाए, क्योंकि इससे मुताल्लिक क्वेश्चन बहुत से आ सकते हैं। पावलोव एक साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने एक तरीका दरियाफ्त किया जिसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। बिहेवियर में चेंज लाने का या किसी को सिखाने का एक तरीका उन्होंने दरियाफ्त किया, और उस तरीके को हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। लर्निंग प्रोसेस है ये, सीखने सिखाने का एक अमल है ये, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। उर्दू में मेरे ख्याल में इसको तशरीद कहते हैं। ठीक है जी। अब इसमें उन्होंने एक तजर्बा किया, ठीक है, कि एक कुत्ता है, उस कुत्ते को जैसे ही खाना आप देते हैं, तो खाना देखते ही कुत्ता जो है वो राल उसकी टपकने लगती है।
कुत्ते की जुबान बाहर आ जाती है, कुत्ते की राल टपकने लगती है, कुत्ता खाने के लिए सलाइवा अपना थूक जो है वो उगलने लगता है। अब देखें, ये जो खाना आपने दिया, कुत्ते के सामने खाना लाया, ये क्या है? ये स्टिमुलस है, ये माहौल में आने वाली चेंज है, स्टिमुलस। और बदले में कुत्ते ने क्या किया? बदले में कुत्ते ने जो है वो जुबान बाहर निकाल ली और लुआब पैदा करना शुरू किया, उसकी राल टपकने लगी। ये कुत्ते का रिस्पॉन्स है। ठीक है जी, ये समझ आ गई? यानी कुत्ता खेल रहा था, कुत्ता इधर उधर खेल रहा था और मालिक ने सामने लाके खाना रखा। ठीक है जी, तो खाना क्या है? माहौल में आने वाली तब्दीली, या खाना स्टिमुलस है जिसने कुत्ते को स्टिमुलेट किया, जिसने कुत्ते को उभारा, उकसाया। और बदले में कुत्ते ने क्या, खाने को देख के क्या रिस्पॉन्स शो किया? कुत्ते ने जुबान बाहर निकाल ली, उसकी राल टपकने लगी। ये कुत्ते का क्या है? रिस्पॉन्स है। जी हाँ। अब जो खाना है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस कहलाता है। क्या कहलाता है? खाना, खाना जो है अनकंडीशनड स्टिमुलस कहलाता है। ठीक है जी। अनकंडीशनड स्टिमुलस वो होता है जो कुदरती तौर पर रिस्पॉन्स पैदा करे, जो नेचुरली और खुदकार तरीके से रिस्पॉन्स पैदा करे। जैसे खाने को देखते ही कुत्ता कुदरती तौर पर राल उसकी टपकने लगी, तो ये हो गया अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस को यूसीएस कहते हैं। ठीक है जी। और बदले में कुत्ते ने रिस्पॉन्स दिया। बदले में क्या किया? कुत्ते ने रिस्पॉन्स दिया। नेचुरल, कुत्ते का कुदरती रिस्पॉन्स क्या है? खाने को देखकर कुदरती तौर पर खुदकार तरीके से कुत्ते की राल टपकने लगती है। ये होता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। क्या होता है? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, कुदरती रद्द अमल कह सकते हैं। उर्दू में हम क्या कह सकते हैं? कुदरती रद्द अमल। तो एक है कुदरती स्टिमुलस और एक है कुदरती रिस्पॉन्स। ये बात यहां तक आपको समझ आ गई? अब बेल क्या है? बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। न्यूट्रल, न्यूट्रल कह रहा हूं मैं, न्यूट्रल स्टिमुलस है। क्यों? बेल की आवाज, बेल की आवाज से कुत्ता राल टपकने लगेगा? नहीं। बेल की आवाज सुनकर कुत्ते की राल टपकेगी? नहीं। कुदरती तौर पर देखें, नेचुरली ऐसा नहीं होता कि बेल की आवाज कुत्ता सुने और बेल की आवाज सुन के कुत्ते की राल टपकने लगे। कुदरती तौर पर ऐसा नहीं होता। तो ऐसा स्टिमुलस जो रिस्पॉन्स को पैदा न करे उसको न्यूट्रल स्टिमुलस कहते हैं। तो कुत्ते के सामने आप बेल बजाते रहें, घंटी बजाते रहें, घंटी बजाते रहे, तो घंटी की आवाज सुन के कुत्ते की तो राल नहीं ना टपकेगी। तो ये न्यूट्रल स्टिमुलस है। यहां तक समझ आ गई? अब मैं आगे चलता हूं। अब आप ये करते हैं कि जैसे ही आप कुत्ते के सामने खाना रखते हैं, खाना लाते हैं और साथ बेल बजा देते हैं, या खाना लाने से 1 सेकंड पहले आप बेल बजाते हैं। यानी अब आप क्या कर रहे हैं? आप खाने को बेल के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, आप खाने को बेल के साथ जोड़ रहे हैं। और कुत्ता नोट कर रहा है कि बेल बजी, खाना आया, बेल बजी, खाना आया। तो कुत्ता समझ रहा है कि खाने का बेल से कोई ना कोई एसोसिएशन है, कोई ना कोई ताल्लुक है। ठीक है जी। अब बेल क्या बन गई है? अब बेल क्या बन गई है? अब बेल कंडीशनड स्टिमुलस बन गई है। जैसे ही आप न्यूट्रल स्टिमुलस को अनकंडीशनड स्टिमुलस से जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है? कंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है जी। यानी बेल को फूड के साथ एसोसिएट किया। बेल न्यूट्रल स्टिमुलस है और फूड अनकंडीशनड स्टिमुलस है। जब इन दोनों को एसोसिएट किया आपने तो ये बेल क्या बन गया? कंडीशनड स्टिमुलस। अब जैसे ही आप खाना लाते हैं बेल बजाते हैं, खाना लाते हैं बेल बजाते हैं, खाना लाते हैं बेल बजाते हैं, तो कुत्ते को ये पता चल जाता है कि भाई खाना तब आएगा जब बेल बजेगी। तो आइंदा क्या होगा?
आइंदा कुत्ता बेल की आवाज सुनते ही, बेल की आवाज सुनते ही उसकी राल टपकने लगेगी। यूं आपने कुत्ते को ट्रेन कर दिया, कुत्ते को एक नई चीज सिखा दी। बेल की आवाज आएगी तो तैयार हो जाओ, खाना आने वाला है। कुत्ता राल टपकने लगेगी कुत्ते की, कुत्ता जुबान बाहर निकाल लेगा, तैयार होके बैठ जाएगा। सो बेल इज कंडीशनड स्टिमुलस। क्या है? कंडीशनड स्टिमुलस। और बेल की आवाज सुनते ही अगर कुत्ता जो है लुआब फेंकने लगे तो ये उसका कंडीशनड रिस्पॉन्स है, नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं है। बेल की आवाज सुन के राल टपकाना ये कुदरती रिस्पॉन्स नहीं है, बल्कि कंडीशनड रिस्पॉन्स है, बल्कि आपका सिखाया हुआ रिस्पॉन्स है। ये आपने कुत्ते को सिखाया कि आइंदा में जब बेल बजाऊंगा तो इसका मतलब होगा खाना आ रहा है। ठीक है जी। तो मैंने बताया कि बेल क्या है? न्यूट्रल स्टिमुलस। नॉर्मली बेल की आवाज सुन के कुत्ता राल नहीं टपकाता। ठीक है। और फूड क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी फूड को देखकर कुत्ता राल टपकाने लगता है, अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो आपने एसोसिएट किया किसको? फूड को बेल के साथ, अनकंडीशनड स्टिमुलस को न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ क्या किया? एसोसिएट किया। तो जैसे ही आप न्यूट्रल स्टिमुलस को अनकंडीशनड स्टिमुलस से क्या करते हैं? एसोसिएट करते हैं, मिलाते हैं, तो वो जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो कंडीशनड स्टिमुलस बन जाता है। जी हाँ। तो बेल जो है वो कंडीशनड स्टिमुलस है। बेल क्या है? कंडीशन। अगर बेल की आवाज सुन के कुत्ता जो है वो राल टपकाने लगे तो बेल क्या होगी? कंडीशनड स्टिमुलस। ये आपकी सिखाई हुई बात है। ठीक है जी। तो देखिए ना, बेल की आवाज सुन के अगर कुत्ता राल नहीं टपकाता तो फिर ये न्यूट्रल स्टिमुलस होगा। और बेल की आवाज सुन के अगर कुत्ता राल टपकाने लगे तो ये कंडीशनड स्टिमुलस है। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जोर मैंने काफी लगाया इसको समझाने में, तो समझ आ गई होगी। वन सेंटेंस समरी। आप बच्चों को कहते हैं एक जुमले का खुलासा लिखें। आपने सबक पढ़ाया, क्लास में कोई सबक पढ़ाया, कोई टॉपिक पढ़ाया, और टॉपिक पढ़ाने के बाद आप बच्चे को कहते हैं भाई जो कुछ मैंने पढ़ाया है उसको एक जुमले में समो दो, उसका एक जुमले में खुलासा कर दो। तो ये कौन सी असेसमेंट है? ये फॉर्मेटिव एवेल्युएशन है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। क्यों? क्यों भाई? एक जुमले से आप सिर्फ ये अंदाजा लगाएंगे, बच्चे के जुमले को पढ़ के, बच्चे के खुलासे को पढ़ के आप ये अंदाजा लगाएंगे कि भाई मैंने जो पढ़ाया है वो बच्चे ने सीख लिया है। ठीक है जी। तो वन सेंटेंस समरी फॉर्मेटिव एवेल्युएशन है। क्योंकि मकसद क्या होता है इसमें? मकसद सिर्फ इतना होता है, ये जांचना होता है कि जो कुछ हमने आज पढ़ा है क्या बच्चे ने उसको सीखा है या नहीं सीखा। ठीक है। और बच्चे को फीडबैक देना कि भाई आज जो पढ़ा है आप सीख लिया है, बहुत अच्छे, शाबाश। वन सेंटेंस समरी जो है वो समेटिव असेसमेंट नहीं हो सकती, समेटिव इवैल्यूएशन नहीं हो सकती, क्योंकि समेटिव इवैल्यूएशन ज़रा डिटेल्ड किस्म की इवैल्यूएशन होती है। ठीक है। उसमें ये चेक करना होता है कि पूरे कोर्स में बच्चे ने क्या सीखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया होगा। तो चलते हैं। द आइडिया दैट लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस। ये आइडिया किसने पेश किया? ये आइडिया कि लर्निंग का अमल तब होता है जब बच्चे समाज में जाते हैं, समाज से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अपने क्लास फेलोज से इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं, यानी समाज बच्चों को सिखाएगा। सीखने का अमल कब होगा? जब बच्चे समाज का हिस्सा बनेंगे, समाज से अमली तौर पर, मुआशरे से अमली तौर पर, मुआशरे के अफराद से अमली तौर पर वो इंटरेक्ट करेंगे, तब सीखने का अमल होगा। यानी सिर्फ क्लासरूम में बैठकर सीखने का अमल नहीं हो सकता, बल्कि क्लासरूम से निकलकर जब आप मुआशरे में जाएंगे, बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डायलॉग करेंगे, लोगों से मिलेंगे, एक्टिविटीज में शामिल होंगे, तब सीखने का अमल है।
ये जो आइडिया है, ये लेव विगोत्स्की, इसके ऊपर मेरा पूरा लेक्चर है, लेव विगोत्स्की, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में मैंने ये थ्योरी पढ़ाई है, लेव विगोत्स्की। ये आइडिया कि लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है, ठीक है, ये आइडिया लेव विगोत्स्की ने पेश किया था, ठीक है जी। चलते, कंस्ट्रक्टिविज्म होल्ड्स द आइडिया ऑफ, ठीक है जी, कंस्ट्रक्टिविज्म होल्ड्स द आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? ये एक लर्निंग थ्योरी है, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम बहुत सी कंसेप्ट पढ़ते हैं, लर्निंग थ्योरीज पढ़ते हैं, ठीक है जी। लर्निंग थ्योरीज हमें बताती हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, सीखने का अमल कैसे मुमकिन होता है। सो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है एक लर्निंग थ्योरी है, और कंस्ट्रक्टिविज्म इसी तरह बिहेवियरिज्म है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो इन चार चीज़ों में से किस चीज़ को सपोर्ट करती है, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा उसका जोर होता है? तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तजर्बाती लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग। कंस्ट्रक्टिविज्म की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि बच्चे अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज खुद डेवलप करते हैं, खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद तामीर करते हैं, खुद बिल्ड करते हैं। अब कैसे करते हैं? बाय एक्सपीरियंस, बाय इंटरेक्शन विद रियल वर्ल्ड, खुद तजर्बे करके, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करके। बच्चे जब अमली तौर पर काम करेंगे, बच्चे जब खुद आगे जाके काम करेंगे, बच्चे खुद तजर्बात करेंगे, तब उनके सीखने का अमल ज्यादा बेहतर होगा। लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है जी। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म का फलसफा है, सॉरी थ्योरी है, ठीक है जी, कि बच्चे अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे जब वो एक्टिविटीज में खुद इन्वॉल्व होंगे, खुद तजर्बे करेंगे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, ठीक है जी। चलते हैं आगे। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज अ, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने का हमारे यहाँ जो तरीका राइज है वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आपने भी इसी तरीके से इंग्लिश पढ़ी होगी, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से, ठीक है जी, जिसमें टीचर दो चीज़ों पे फोकस करते हैं। पहली चीज़ ये है कि वो ग्रामर पे बड़ा फोकस होता है। तो हमारे यहाँ आप देखें ना, इंग्लिश की क्लास होती है उसमें ग्रामर पे बड़ा फोकस होता है, टेंस, वर्ब्स, वर्ब्स की फॉर्म्स, रूल्स, और साथ दूसरा फोकस होता है कि जो टेक्स्ट बुक आपकी होती है, जो कहानियाँ इंग्लिश की होती हैं, जो असबाग इंग्लिश के होते हैं, उनकी ट्रांसलेशन बड़े ज़ोर और शोर से करवाई जाती है। टीचर बड़े ज़ोर और शोर के साथ ट्रांसलेशन करवाता है। तो ये तरीका जो है ये एक रवायती तरीका है, ज़ुबान को सिखाने का रवायती तरीका, जिसमें एक टेक्स्ट की ट्रांसलेशन की जाती है, बच्चों को इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करके बताया जाता है, वर्ड मीनिंग लिखाए जाते हैं, वोकाबलरी सिखाई जाती है, और साथ साथ ग्रामर जो है वो ज़बरदस्ती सिखाई जाती है, ठीक है। कोई बोलने में फोकस नहीं होता, कोई स्पीकिंग पे फोकस नहीं होता, कोई स्पीकिंग और लिसनिंग पे फोकस नहीं होता, कोई कम्युनिकेशन पे फोकस नहीं होता। ये एक रवायती तरीका हमारे यहाँ पिछले 70 साल से चला आ रहा है, ट्रेडिशनल मेथड। जदीद मेथड हमारे यहाँ यूज नहीं होते। अच्छा, मैक्रो लेसन प्लान इज यूज्ड इन, ठीक है जी। मैक्रो लेसन प्लान जो है वो किस में यूज होता है? ये जो तीनों चीजें हैं, सेमिनार, वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस, जो सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं या कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये कई कई दिन तक चलती हैं, ठीक है। तो आप इनके लिए एक जामे किस्म का लेसन प्लान बनाते हैं, एक बड़ा लेसन प्लान बनाते हैं, ऐसा लेसन प्लान बनाते हैं जो कई दिन तक लागू रहेगा, कई दिन तक काबिल अमल रहेगा, ठीक है। ये मैक्रो लेसन प्लान होता है। एक होता है माइक्रो लेसन प्लान, यानी जो आज आपने पढ़ाना है, आज जो आपने पढ़ाना है आप उसका लेसन प्लान बनाएं, तो वो माइक्रो लेसन प्लान है। अमूमन क्लासरूम में आज आपने जो सबक देना है उसका आप एक लेसन प्लान सबकी मंसूबा बना दे, तो वो माइक्रो लेसन प्लान है। लेकिन सेमिनार हफ्ता हफ्ता चलते हैं,
तो पूरे हफ्ते के लिए आप एक लेसन प्लान तरतीब देते हैं, लंबे अरसे के लिए जो आप लेसन प्लान तरतीब देते हैं, तो तीनों वर्कशॉप्स में, कॉन्फ्रेंसिस में आपको मैक्रो लेसन प्लानिंग करनी पड़ती है। तो सही जवाब क्या है इसका? ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, कोर्स आउटलाइंस आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद, अगर आप स्टूडेंट्स को पूरे कोर्स की आउटलाइन बता देते हैं कि भाई इस पूरे कोर्स में हम ये पढ़ने वाले हैं, ये सीखने वाले हैं, ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, फलां टॉपिक होगा, फलां टॉपिक होगा, फलां एक्टिविटी होगी, तो इससे बच्चों को क्या हासिल होगा? बच्चों को ओवरऑल प्लान ऑफ कोर्स पता चल जाता है। बच्चों को पता चल जाता है कि हम इस कोर्स में ओवरऑल क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, तो ये इसका सही जवाब है। अब इसी तरह आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है बोर्ड फील्ड करिकुलम। ऐसा कोई करिकुलम नहीं होता पीएससी वालों, बोर्ड फील्ड करिकुलम होता ही नहीं है। ये बोर्ड क्या होता है? ब्रॉड फील्ड करिकुलम। यार स्पेलिंग तो ठीक कर ले। ब्रॉड 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 फील्ड करिकुलम। ठीक है जी, तो ब्रॉड फील्ड, ब्रॉड यानी वसी, वसी निसाब। तो ब्रॉड फील्ड करिकुलम एक ऐसा करिकुलम होता है, मैं पहले कंसेप्ट दे रहा हूँ इसका, क्वेश्चन की तरफ मैं बाद में आता हूँ। ब्रॉड फील्ड करिकुलम एक ऐसा करिकुलम होता है जो जिसमें आप यूँ समझ लें कि बहुत सारी रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं या रिलेटेड फील्ड्स ऑफ स्टडी हैं, उनको आप इकट्ठा करके पढ़ाते हैं। बहुत सारी रेलिवेंट चीज़ों को, रेलिवेंट सब्जेक्ट्स को, रिलेटेड सब्जेक्ट्स को आप इकट्ठा करके पढ़ाते हैं। जैसे कि आप देखें, इस्लामियात है, अरबिक है, और फ़हमुल कुरान है, इस्लामिक हिस्ट्री है। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं ना, लेकिन हैं रिलेटेड। इनको आप क्या करें? इनको आप इकट्ठा करके एक जगह पे पढ़ाएं, तो ये ब्रॉड फील्ड बन जाती है, ब्रॉड फील्ड करिकुलम बन जाता है। तो हमारे यहाँ आप देखें, अरबी अलग पढ़ाई जाती है एज अ सब्जेक्ट, हमारे यहाँ इस्लामियात एज अ सब्जेक्ट अलग पढ़ाई जाती है, फ़हमुल कुरान हमारे यहाँ एज अ सब्जेक्ट अलग से पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर हम इन तीनों सब्जेक्ट्स को देखें तो ये रेलिवेंट हैं, ये रिलेटेड हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके हम एक ब्रॉड, एक वसी, इकट्ठा करके एक ही वसी करिकुलम बनाएं, बजाय इस्लामियात का अलग करिकुलम, बजाय फ़हमुल कुरान का अलग करिकुलम, बजाय अरबिक का अलग करिकुलम, बजाय इस्लामिक हिस्ट्री का अलग करिकुलम। हम इन सारे सब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके एक ब्रॉड, एक वसी करिकुलम बना दें, तो इसको क्या कहेंगे? ब्रॉड फील्ड करिकुलम। वो ये कह रहा है ब्रॉड फील्ड करिकुलम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, ये किसकी मॉडिफिकेशन है, किस में तब्दीली है? तो अभी मैंने बताया कि ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के खिलाफ है। ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में तब्दीली लाई जाती है कि हर सब्जेक्ट का करिकुलम अलग अलग पढ़ाने के बजाय रिलेटेड सब्जेक्ट जो हैं उनको इकट्ठा करके एक ब्रॉड फील्ड बना दी जाए और पढ़ाया जाए। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का अपोजिट है ये, या उसमें तब्दीली ला के आप ब्रॉड फील्ड करिकुलम बनाते हैं। ठीक है जी, सब्जेक्ट्स को अलग अलग पढ़ाने की बजाय उन सब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके वसी तर करिकुलम बना के पढ़ाना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गई होगी। अच्छा, the value of curriculum can be checked through। तो वैल्यू ऑफ करिकुलम जो है, यानी करिकुलम की अफादियत, करिकुलम की वैल्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है। करिकुलम जब आप डेवलप करते हैं तो करिकुलम की कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की जाती है। ठीक है, इवैल्यूएशन की ये जो करिकुलम है ये काम का है या नहीं, ये मकासद से मेल खाता है या नहीं, मकासद से मुताबिकत रखता है या नहीं, तो इवैल्यूएशन के ज़रिए जायज़े के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं? करिकुलम की अफादियत और वैल्यू और कीमत का अंदाज़ा कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर आ गया इंटीग्रेटेड करिकुलम। ठीक है जी,
ये इंटीग्रेटेड करिकुलम स्टैंड्स फॉर, ये इंटीग्रेटेड करिकुलम जो है असल में ये क्या चीज़ है? देखें, इंटीग्रेटेड करिकुलम का जो कंसेप्ट है सबसे पहले वो बयान कर। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या होता है कि बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आप उनको अलग अलग पढ़ाने की बजाय उनको इकट्ठा करके आप पढ़ाएं। तो एक तरह से ये ब्रॉड फील्ड करिकुलम से मिलता जुलता है। लेकिन जो अहम चीज़ है वो क्या है? वो ये है कि जो ये जो इंटीग्रेटेड करिकुलम है इसमें आप रियल लाइफ से जो सिचुएशंस होती हैं, रियल लाइफ से इसको इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं। यानी इस करिकुलम में ऐसी एक्टिविटीज़ शामिल करते हैं जो रियल लाइफ से मुतल्लिक हों। यानी इंटीग्रेटेड करिकुलम में सिर्फ और सिर्फ किताबें और टेक्स्ट और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि जो नॉलेज, जो टेक्स्ट, जो इन्फॉर्मेशन, जो करिकुलम आप पढ़ा रहे हैं उसको रियल लाइफ के साथ भी इंटीग्रेट किया जाता है। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ, रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ, रियल लाइफ एक्टिविटीज़ के साथ जो है वो भी इंटीग्रेट किया जाता है। सो अगर आपके स्कूल में इंटीग्रेटेड करिकुलम होगा तो लाजमन आपको बच्चों को रियल लाइफ एक्टिविटीज़ में शामिल करना होगा। ये है इसका सही जवाब। ठीक है जी। फिर हम चलते हैं, विच साइंटिफिक मेथड इज टॉप टू डाउन अप्रोच। टॉप टू डाउन, इस पे गौर करना है आपने। तो टॉप टू डाउन अप्रोच क्या होती है? टॉप टू डाउन अप्रोच क्या है कि पहले आप बच्चों के सामने जनरल बात करें, जनरल बात, ठीक है जी, और फिर आप बच्चों को नीचे स्पेसिफिक बातों की तरफ लाते जाएं। ये टॉप टू डाउन अप्रोच है। यानी पहले आप बच्चों को ये बताते हैं कि देखो बच्चों, तमाम परिंदों के पर होते हैं। ये आपने जनरल बात की, आपने किसी स्पेसिफिक परिंदे के बारे में बात नहीं की, एक बड़े लेवल की बात की, ठीक है। फिर आप बताते हैं कि देखो तमाम परिंदों के पर होते हैं। तो जो तोता है, तोता क्या है? एक परिंदा। तो बताएं क्या उसके पर होंगे? बच्चे कहेंगे हाँ पर तो होंगे। तो पहले आपने क्या किया? एक जनरल एग्जाम्पल, जनरल रूल बताया या जनरल बात बताई, और फिर वहां से आप उतर कर एक स्पेसिफिक परिंदे पे आ गए, तोते पे या कबूतर पे, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सी आप मिसालें दे सकते हैं कि पहले आप जनरल बात बताएं बच्चों को, अमूमी बात बताएं, ये टॉप हो गया, और फिर स्पेसिफिक की तरफ आए, ये डाउन हो गया। ये टॉप टू डाउन अप्रोच किस में अपनाई जाती है? ये डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग में अपनाई जाती है। तो जैसे मैथ में टीचर अक्सर यूज़ करते हैं, मैथ में टीचर अक्सर डिडक्टिव मेथड यूज़ करते हैं। पहले जनरल फार्मूला बताते हैं और फिर उस जनरल फार्मूले को एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। तो ये डिडक्टिव मेथड में टॉप टू डाउन अप्रोच होती है। इंडक्टिव मेथड में डाउन टू टॉप अप्रोच होती है। डाउन टू टॉप, पहले आप स्पेसिफिक, इंडक्टिव मेथड में आप स्पेसिफिक एग्जांपल देते हैं डाउन, और फिर उस स्पेसिफिक एग्जांपल से आप जनरल बात निकालते हैं। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, which is the set of elements taken from a large population according to certain rules। तो मैं ये एक पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर्स में, कि एक बड़ी सी आबादी है, आप पूरी आबादी पे रिसर्च तो नहीं कर सकते। रिसर्च के लिए आप लाखों की आबादी को स्टडी नहीं कर सकते। तो आप उस आबादी में से, उस पॉपुलेशन में से एक छोटा सा ग्रुप बाहर निकाल लेते हैं। आबादी में से लोगों का एक छोटा सा ग्रुप अलग कर लेते हैं, 10, 15, 20, 50, 100, और उनको स्टडी करते हैं। ये क्या होता है? ये सैंपल होता है। रिसर्च में सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है जी। तो ये पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ। ठीक है, तो आगे है, अ हाइपोथेसिस इज
हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस क्या है? अ स्टेटमेंट ऑफ एम्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, a statement which serves as a basis for further investigation, a sorry, a methodical, sorry, नजर नहीं आ रहा मुझे, a methodical evaluation of research evidence, या all of the above. तो ये तीन स्टेटमेंट्स बयान की गई हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस कहते हैं मफरूज़ा। ठीक है, जब भी आप रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, तो आप सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं? उस डेटा को समझ कर, एनालाइज करके आप एक मफरूज़ा कायम करते हैं, कोई बात फर्ज कर लेते हैं। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर कि एक मरीज़ है, वो ये ड्रग लेगा, कैंसर का मरीज़ ये ड्रग लेगा तो वो ठीक हो जाएगा। ये एक हमारा मफरूज़ा है। ठीक है। अब जो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस आपने जो मफरूज़ा कायम किया, अब इस मफरूज़े के ऊपर आपने क्या करनी होती है? इन्वेस्टिगेशन, मज़ीद तफ्तीश, मज़ीद तहकीक, मज़ीद उसके ऊपर तजर्बा, ताकि पता चले कि क्या वाकई ये बात सही है या नहीं है। ठीक है। तो हाइपोथेसिस जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से रिसर्च, यहाँ से तहकीक, मज़ीद तहकीक का दरवाज़ा खुलेगा। तो देखें ना, सबसे पहले आपने डेटा कलेक्ट किया, कैंसर के मरीज़ थे और कैंसर के मरीज़ों को आप डिफरेंट ड्रग्स दे रहे थे, और आपने देखा कि एक ड्रग है वो कैंसर के मरीज़ों पर अच्छा खासा असर कर रही है। ये डेटा है। तो अब आप फ़र्ज़ कर लेते हैं डेटा की बुनियाद पर कि भाई ये ड्रग जो है अगर हम कैंसर के मरीज़ों को देंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। ये आपका मफरूज़ा है। अब ये आपने मफरूज़ा क्यों कायम किया है? मज़ीद तहकीक के लिए, मज़ीद तफ्तीश के लिए, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है। और हाइपोथेसिस, तो ये जवाब सही हो गया। अ स्टेटमेंट ऑफ द एम्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें मकसद ये होता है कि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हो, या अ स्टेटमेंट विच सर्व्स एज बेसिस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, या एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके ज़रिए आप मज़ीद रिसर्च करेंगे। वही बात जो मैं बता रहा हूँ कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बुनियाद फराहम करती है मज़ीद तहकीक के लिए। और अ मैथोडिकल इवेलुएशन ऑफ रिसर्च एविडेंस, तो क्या ये मैथोडिकल इवेलुएशन है, यानी एक तरीक़ेकार का जायज़ा है जो जो आपने रिसर्च एविडेंस हासिल किया है, उसका एक जायज़ा है। अच्छा, सॉरी, मैंने पीछे शायद ये बोला कि ये तो ये बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है। अ स्टेटमेंट विच सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हाइपोथेसिस एक ऐसा मफरूज़ा होता है जिसके ऊपर आपने मज़ीद काम करना होता है, जिसको मज़ीद टेस्ट करना होता है, जिसको मज़ीद चेक करना होता है, जिसके ऊपर मज़ीद आपने रिसर्च करनी होती है, तहकीक करनी होती है, जिसको सही या गलत साबित करना होता है। तो ये इसका सही जवाब है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, ये एक ऐसी इबारत होती है जो मज़ीद तहकीक का मुतालबा करती है, तकाज़ा करती है। ठीक है जी। चलिए, तो आगे चलते हैं। अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी इज नाउन एज, ये क्या? तो रिलायबिलिटी का मैंने पीछे एक पेपर में जिक्र किया है कि रिलायबिलिटी क्या होती है। तो रिलायबिलिटी क्या है? एक टेस्ट है, एक आपने टेस्ट बनाया बच्चों से लेने के लिए, और वो टेस्ट बार बार सेम रिजल्ट दे, तो इसे क्या कहते हैं? कि ये टेस्ट रिलायबल है, काबिल एतमाद है, इसमें रिलायबिलिटी है। ठीक है, ये होगी टेस्ट की रिलायबिलिटी। अगर एक टेस्ट बार बार सेम रिजल्ट दे तो वो रिलायबल है। अगर वही टेस्ट आप बच्चों से बार बार लें तो और वो सेम रिजल्ट ना दे, तो आप कहेंगे ये कैसा टेस्ट है, ये काबिल एतमाद नहीं है। एक बार लिया तो इसका और रिजल्ट आया, दूसरी बार लिया तो और रिजल्ट आया, तीसरी बार तो और रिजल्ट आया।
तो ये रिलायबिलिटी का। अब ये अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी की इकसाम है। रिलायबिलिटी चेक करने के तरीके हैं, रिलायबिलिटी चेक करने के बहुत से तरीके हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी का दूसरा नाम है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी चेक करने के बहुत से तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको ये दिखाता हूँ, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, यानी टेस्ट फिर उसके बाद रीटेस्ट, दोबारा टेस्ट। आपने बच्चों से लेने के लिए एक टेस्ट बनाया, टेस्ट लिया, रिजल्ट आया, फिर कुछ अरसे बाद रीटेस्ट हुआ, दोबारा टेस्ट लिया, वही टेस्ट दोबारा लिया, वही, ठीक है, और दोनों टेस्ट के रिजल्ट सेम आए, पहले टेस्ट और दूसरे टेस्ट के रिजल्ट सेम है, तो इसका मतलब है आपका टेस्ट रिलायबल है। ये होगी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। ठीक है जी, मौका मिल गया एक्सप्लेन करने का। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी क्या है, या पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी का दूसरा नाम है अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी। आप दो अलग अलग टेस्ट बनाते हैं, ठीक है, दो अलग लेकिन सिमिलर टेस्ट। मिसाल के तौर पर बच्चों की मैथ की नॉलेज चेक करने के लिए या पाकिस्तान से मुतल्लिक नॉलेज चेक करने के लिए आप दो टेस्ट बनाते हैं, दो अलग टेस्ट, लेकिन दोनों में सवालात जो हैं वो पाकिस्तान से मुतल्लिक हैं। ठीक है जी, आप पहले एक टेस्ट लेते हैं बच्चों से, फिर आप बच्चों से दूसरा टेस्ट लेते हैं, और दोनों टेस्ट के रिजल्ट सेम आते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो टेस्ट हैं, ये जो हमने बनाए हैं, ये रिलायबल हैं। इसको कहते हैं पैरेलल फॉर्म, यानी टेस्ट की दो पैरेलल शक्लें हैं। मौजू एक है, पाकिस्तान से मुतल्लिक मालूमात, लेकिन उस मौजू से मुतल्लिक दो तरह के टेस्ट बनाए हैं, दो पैरेलल टेस्ट बनाए हैं। ठीक है जी, तो अगर दोनों टेस्ट के रिजल्ट सेम आ गए तो दोनों टेस्ट एक दूसरे को रिलायबल करार दे देंगे, काबिल एतमाद करार दे देंगे। ठीक है जी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई आज, ज़रा कुछ क्वेश्चन बड़े ट्रिकी थे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मांगे। कोग्निटिव डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है जी जहनी नशोनुमा, जहनी डेवलपमेंट। ठीक है जी, इसमें कोग्निटिव डेवलपमेंट में जो है वो बच्चे की जहनी सलाहियतों को उभारा जाता है, सोचना, समझना, एनालिसिस करना, इस तरह की। ठीक है, इन नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट या सिस्टम लिखा हुआ है, इन नॉर्म रेफरेंस सिस्टम चाइल्ड्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड टू, एक होता है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड जिसका जिक्र मैंने पहले पिछले लेक्चर्स में किया, एक होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इसमें आप बच्चे की परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं। अब वो दूसरे बच्चे अमूमन क्लासरूम है, आपने क्लासरूम में टेस्ट लिया, ठीक है, और बच्चों ने टेस्ट दिया, आपने एक बच्चे के टेस्ट लिया उससे और उसकी परफॉर्मेंस को बाकी क्लास के बच्चों से कंपेयर किया, तो ये नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट होता है। ठीक है जी, तो एक बच्चा है छठी क्लास का, उससे आपने टेस्ट लिया, तो उसकी परफॉर्मेंस को आप किससे कंपेयर करेंगे? उसी क्लास के बच्चों से। आप क्या छठी क्लास के बच्चे की परफॉर्मेंस को नर्सरी क्लास के बच्चे की परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे? नहीं ना करेंगे। हाँ, ये जवाब है कि जनाब आप छठी क्लास का बच्चा है, छठी क्लास के बच्चे की परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करेंगे? उसी क्लास के बच्चों से कंपेयर करेंगे, मेंबर ऑफ हिज ग्रुप। लेकिन अगर आप बच्चे की परफॉर्मेंस को एक मेयार से कंपेयर करें, बच्चों से कंपेयर ना करें, एक मेयार से कि बच्चे ने 80% हासिल किए हैं या नहीं, 33% हासिल किए हैं या नहीं, स्टैंडर्ड, सेट स्टैंडर्ड से, तो वो हो जाएगा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सही जवाब है, इसकी समझ आई होगी। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। देखें, यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, दिखाना चाहता हूँ। अभी मैंने यहाँ तक किया है टेस्ट, ठीक है जी, यहाँ तक मैंने ये क्वेश्चन
पास्ट पेपर्स के। अभी मेरे पास बहुत पास्ट पेपर्स पड़े हैं। ये देखिए मैंने एक पूरा पीडीएफ बनाया, पूरा पीडीएफ। इसमें मेरे हाल में पास्ट पेपर्स के कोई 300, 350, 400 एमसीक्यूज होंगे, जिनको मेरा तय है कि टेस्ट से पहले पहले इन सब एमसीक्यूज को मैं खुद सॉल्व करूंगा, विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करूंगा। मेरी कोशिश ये होती है जी, ज़रा देखते जाएं, कि मैं प्रॉपर रिसर्च करके, तहकीक करके, बहुत ज़्यादा फोकस करके ये जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व करूं। और मैं कोशिश करता हूँ कि मुझसे कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन मुझसे मिस्टेक हो सकती है, ये पॉसिबल है कि मुझसे मिस्टेक, देखा आपने अभी कितने रहते हैं, तो मुझसे मिस्टेक हो सकती है। मैं कॉन्स्टेंटली रिव्यू करता रहता हूँ। बहुत से दोस्त मुझे बताते हैं कि सर इसका जवाब, उसका जवाब, इसका जवाब, उसका जवाब। तो मैं कॉन्स्टेंटली रिव्यू करता रहता हूँ, और जो मिस्टेक्स मुझे लोग बताते हैं, मतलब कोई बंदा बताता है कि फ़लाँ मिस्टेक है, फ़लाँ मिस्टेक है, तो मैं देखता हूँ, और ज़्यादातर उनमें से मिस्टेक नहीं होती। कोई एक दो जो होते हैं उनके बारे में इब्हाम और शकूक होते हैं, तो मैं उनको रिव्यू करता हूँ। और दो एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी तक मैंने मेरे हाल से 100 150 या इतने सॉल्व किए होंगे, तो अभी तक सिर्फ दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैंने रिव्यू किया है, जिनको मैंने रिवाइज किया है, और उनको मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा कि उनमें क्या गलती हो सकती है, ताकि आप लोग जो हैं जब टेस्ट देने जाएं तो आपका कोई नुकसान ना हो। मेरी कोशिश ये होती है, मैं एक इंसान हूँ और इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन गलती को मानना, तस्लीम करना कोई बुरी बात नहीं होती। और मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ कि मुझे जैसे ही कोई बताता है कि सर इस सवाल में हो सकता है आपसे गलती हो गई हो, तो मैं ज़रूर उसको खोल के किताबें, मुख्तलिफ रिसोर्सेज चेक करके फिर उसको वापस रिवाइज़ करता हूँ। तो अभी तक मेरे ख्याल से मैंने 4, ये मेरी चौथी वीडियो है, हाँ चौथी वीडियो है, और मेरे ख्याल से मैंने 100 150 के लगभग, या 150 से ज़्यादा पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज पेडागोजी के सॉल्व किए हैं, और सिर्फ दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैंने रिवाइज़ किया और रिवाइज़ करके मुझे लगा है कि उनमें कुछ मिस्टेक हो सकती है। कल इंशाल्लाह मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। तो गला भी मेरा बैठ गया। बहुत शुक्रिया आप सबका। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। अगर फीडबैक आप अपना देंगे तो बहुत शुक्रिया।